नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल यानी कि वो सवाल जिनका पूछा जाना बेहद जरूरी है। और आज का सवाल है 2019 से ठीक पहले कर्नाटक किसका होने जा रहा है। आज ही कर्नाटक के लिए चुनाव की तारीख, वोटों की गिनती का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी या कह लीजिए कि पूरी हिंदी पट्टी में दक्षिण की सियासत को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं रहती थी, लेकिन इस बार दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो कर्नाटक जीतेगा वही 2019 में दिल्ली जीतेगा। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक कौन जीतेगा। कल तक जो बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, आज उसकी सांसें अटकी हुई हैं। कल तक जिस कांग्रेस को लूजर माना जा रहा था, अब वो फिर से रेस में आ डटी है। लिहाजा पूरी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। आज तारीखों का ऐलान भी हो गया, आगे क्या होगा वो देखिए। Now your issue comes. Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. 12 मई को वोटिंग, 15 मई को नतीजे। कमोवेश इसी दिन सियासी गलियारों में यह तय हो जाएगा कि 2019 में दिल्ली पर कौन राज करेगा। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी के सांसदों से पार्टी ऑफिस में मिले, तो ज्यादातर सांसदों की चिंता ये थी कि वो लोगों के बीच चुनाव में क्या मुद्दा लेकर जाएं। क्या कहें, संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सरकार की तरफ से किए गए काम को लोगों तक पहुंचाएं। चुनाव कैसे जीतना है ये मुझ पर छोड़ दें। 2019 में बीजेपी की ही सरकार बन रही है, इसे तय मानिए। कुछ ऐसा ही माहौल और बातें कर्नाटक को लेकर कही जा रही हैं। यहाँ बीजेपी पूरी तरह भरोसे में है कि 2018 में कांग्रेस और सिद्धरमैया का बैकअप तय है। अभी चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने लिंगायत समुदाय और लिंगायत और बाकी संप्रदायों के बीच में भेद डालने के लिए माइनॉरिटी स्टेटस देने की घोषणा की है। मैं सिर्फ उनको इतना ही पूछना चाहता हूं कि घोषणा चुनाव के ठीक एंड 6 महीने पहले क्यों की गई। ये हिंदुओं में बंटवारा करने की प्रक्रिया है। मुझे भरोसा है कि कर्नाटक की जनता बैलेट के माध्यम से, बैलेट बॉक्स के माध्यम से इसका बहुत अच्छा जवाब देगी। लोग आपस में बात कह रहे हैं, एक दूसरे से सुन भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ही सरकार बनाएगी और 2018 में कर्नाटक में कमल भी खिलेगा। लेकिन जब ये पूछे कि ये कैसे होगा तो ये सवाल उलझ जाता है, जवाब नहीं मिलता है। बीजेपी कॉन्फिडेंस जरूर है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं, न कर्नाटक में न 2019 में। सियासत में कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है, जैसा कि वाजपेयी के समय हुआ, जैसा फूलपुर और गोरखपुर में हुआ। आशंका इस बात की है कि कहीं कर्नाटक में ऐसा न हो जाए और फिर बंगलोर के रास्ते 2019 में दिल्ली में। क्योंकि कर्नाटक में पिछले महीने दिन में हालात बहुत बदले हैं। कुछ ऐसी राजनीतिक चालें चली गई हैं जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी बाजी आसान हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में एक सस्पेंस की चर्चा मैसूर से लेकर बेंगलोर तक है। ये सस्पेंस है सिद्धरमैया सस्पेंस। दरअसल जिस तरह बिहार में नीतीश ने, मध्य प्रदेश में शिवराज ने भारी जातीय गोलबंदी के बीच से अपने लिए छोटी जातीय धुरी बनाकर सत्ता को साध लिया, सिद्धरमैया ने ऐसा ही कुछ कर्नाटक में किया है, जो यहाँ की राजनीति में अब तक का सबसे नया प्रयोग है। लिहाजा इसका इफेक्ट क्या होगा, कैसा होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सिद्धरमैया कुरबा जात से आते हैं। कन्नड़ भाषा में कुरु का मतलब भीड़ से होता है और बा का मतलब स्वामी से होता है। कुरबा ऐसी जाति है जो चरवाहा रहे हैं। दक्षिण कर्नाटक में इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। पूरे कर्नाटक की जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या 9% है। इस 9% वोट बैंक ने सत्ता का पूरा समीकरण बदल दिया है, क्योंकि आज तक कुरबा वोट बढ़ता आया है। इस बार ये वोट बैंक सिद्धरमैया के साथ खड़ा है, ऐसा दावा राजनीतिक जानकारों का है, क्योंकि सिद्धरमैया ने इन्हें अपने पाले में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें दलित जातीय समूह में लाकर आरक्षण के इंतजाम से सत्ता में हिस्सेदारी तक हर जगह वो इनके साथ खड़े रहे हैं। इस समुदाय के युवा सिद्धरमैया की रैलियों, सभाओं में खूब आ रहे हैं, जिसने विपक्ष के अलावा कांग्रेस लीडरशिप को भी सिद्धरमैया पर एक्शन से रोक दिया।
नहीं तो सियासी गलियारों में ये तय माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन के आरोपों की वजह से कांग्रेस हाईकमान सिद्धरमैया को आखिरी वक्त पर कर्नाटक के सीएम पद से हटा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबर यह है कि उल्टे सिद्धरमैया ने ही हाईकमान पर भारी दबाव बना रखा है। मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोलकर वापस जाते हैं। चुनाव जीते तो 2-3 वायदों के बल पे जीते थे। युवाओं को कहा कि हिंदुस्तान के हर युवा को 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देंगे। 4 साल हो गए, हिंदुस्तान में आज 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन फैक्टर सिर्फ यही नहीं, कई और हैं। जाति सिर्फ कुरवा ही नहीं, कई और हैं। और जातीय गोलबंदी बीजेपी के पाले में भी तगड़ी है। बीजेपी के पास दिखाने के लिए येदियुरप्पा का टेस्टेड चेहरा भी है और मोदी शाह का चेहरा अलग से है, इसलिए लड़ाई कांटे की होगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 2019 से पहले कर्नाटक के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तैयारी दोनों तरफ पूरी शुरू हो गई है। आज चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया। ऐसे में सिद्धारमैया यानी कि सिद्धू वर्सेस येड्डी की लड़ाई यहां पर होने जा रही है। वही बीएस येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले बीजेपी को टाटा बाय बाय कर निकल गए, लेकिन इस बार 2018 के चुनावों में वो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा है। उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। आज जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो येदियुरप्पा बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे। हालांकि ज्यादातर वो खामोश ही रहे। और इससे पहले 2013 में बीजेपी को चुनाव कर्नाटका का इसीलिए भारी पड़ा था क्योंकि येदियुरप्पा जो कि लिंगायत जात से आते हैं, वही जाति जो कि सबसे बड़ी प्रभावशाली जाति मानी जाती है कर्नाटक में, जिसको रिझाने के लिए सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आखिरी मिनट पर रिजर्वेशन लाने की कोशिश की। तो आखिरकार उसको निभाने की, सधाने की कोशिश यहां पर हो रही थी। सियासत में कब डूबते की किस्मत चमक जाए और कब शीर्ष पर खड़ा आदमी डूब जाए, ये हालात और जनता तय करती है। सिद्धारमैया डूब रहे थे, लेकिन वो अब फिर से कर्नाटक की सियासत में शीर्ष पर आ गए हैं। जेडीएस के जरिए कांग्रेस पहुंचे सिद्धारमैया अपनी अगली पारी के लिए जी जान लगाए हुए हैं। वैसे अमूमन आप दिल्ली, लखनऊ, पटना में लोगों को ये कहते बात करते सुनेंगे कि यूपी में चुनाव के दौरान कुछ नहीं चलता, सिर्फ जाति चलती है। बिहार में जातीय गोलबंदी जिधर होगी वहीं जीत आएगी। लेकिन जातीय गोलबंदी सिर्फ यूपी बिहार में नहीं होती है, देश के हर कोने में हो रही है। दक्षिण भारत में तो उत्तर भारत से भी ज्यादा हालात खराब है। कर्नाटक में जातीय गोलबंदी कैसे होती है, अब वो देखिए। कर्नाटक में दलित 20% हैं, मुस्लिम 16%, ओबीसी 16%, लिंगायत 17%, वोक्कलिगा 11%, कुरुबा 7 से 9%, आदिवासी 5%। बस मोटे तौर पर यही जातीय समीकरण है। लेकिन कर्नाटक में आज तक सत्ता लिंगायत और वोक्कलिगा के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। राज्य में विधानसभा की कुल सीटें हैं 224। इसमें 100 सीट पर लिंगायत वोटर का सीधा प्रभाव है, जबकि 80 सीटों पर वोक्कलिगा का सीधा प्रभाव है। कर्नाटक में 14 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें 8 लिंगायत कम्युनिटी से हुए, 6 वोक्कलिगा से हुए। अब आप समझ गए होंगे कि कर्नाटक की राजनीति में वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय कितनी अहमियत रखता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही लिंगायत और वोक्कलिगा एक साथ वोट नहीं करते, यानी किसी एक पार्टी के पास इन दोनों ही समुदाय का वोट नहीं होता है। लेकिन इस पैटर्न के अनुसार जो कोई भी पार्टी इन दोनों ही समुदाय में सेंध लगा देती है, उसी की सरकार कर्नाटक में बन जाती है। कांग्रेस को लगता है कि सिद्धरमैया उसके लिए बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और इसके लिए लिंगायत समुदाय, जिसके बड़े नेता येदियुरप्पा हैं, जो बीजेपी के पाले में तनकर खड़े हैं, उन्हें डैमेज करने के लिए आखिरी समय में एक बड़ी चाल चली गई। लिंगायतों को अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य सरकार ने अपने स्तर पर दे दिया और गेंद बीजेपी शासन वाले केंद्र के पाले में डाल दी। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये कोई दो राय नहीं है कि आज भाजपा ने सारे सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब है
कि या तो अलायंस हो नहीं पाया या इतनी कॉन्फिडेंट है कि नहीं वो अकेले ये वैतरणी चुनाव की बात कर लेगी। आमतौर पे बीजेपी अभी वहां पे उतनी बड़ी ताकत नहीं बनी है कि ये कहा जा सके कि अकेले वो काफी सक्षम है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी को है कि नहीं सारी सीटों पे लड़ेगी और वो अकेले बूथे पे जीत जाएगी, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। ये टैक्टिकल एरर है अमित शाह का कि उन्होंने कोई अलायंस नहीं किया। लिंगायत मूल रूप से शैव हैं। 12वीं सदी में ये समुदाय जाति प्रथा और हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ महान समाज सुधारक वासुराज की अगुवाई में बढ़ा और बड़ा हुआ। बाद में अंग्रेजों ने भी इस समुदाय को हिंदू ही माना। मैसूर राज के दौरान भी इन्हें खेती करने वाला हिंदू वर्ग ही माना गया। इनकी आबादी सिर्फ कर्नाटक में नहीं, दक्षिण के 5 राज्यों में है। इनके 5 बड़े मठ हैं। सबसे बड़ा मठ बेंगलुरु में है। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन्हें गैर हिंदू अल्पसंख्यक मान रही है, जिसका वर्ग के अंदर समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी। अब वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, ये सस्पेंस बना हुआ है और बीजेपी के लिए चिंता की बड़ी वजह। लिहाजा पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मंदिर मठ पहुंचने की होड़ मची है। अगर सिद्धरामैया जी को कांग्रेस पार्टी नहीं रोकेगी तो बड़े कटु परिणाम चुनाव में झेलने पड़ेंगे। एक और कांग्रेस अध्यक्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी जगह कर्नाटक में उनके ही मुख्यमंत्री हिंदुओं में बंटवारा करने की बात करते हैं। इतना बड़ा अंतर विरोध किसी राजनीतिक दल में नहीं। उधर आखिरी वक्त पर वोटिंग पैटर्न को छिन्न भिन्न कर देने वाले सिद्धरामैया खुद मैदान में अपना समीकरण फिट कर डटे हैं। उन्होंने मुस्लिमों को पाले में करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। कुरबा और उसके साथ दलितों को मिलाकर एक नया समीकरण बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल मंदिर मठ की खाक छान रहे हैं, जिससे ध्रुवीकरण को रोका जाए। पिछले 2 महीने में कांग्रेस अध्यक्ष 4 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। 8 दिन उन्होंने कर्नाटक में बिताए हैं। इस दौरान 15 बड़े मंदिर, 3 बड़े दरगाह और 2 बड़े चर्च में जा चुके हैं राहुल गांधी। अपने हुलिये से लेकर हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं ताकि कर्नाटक का किला बचाया जाए। लेकिन बीजेपी को पता है कि कर्नाटक हारने का मतलब क्या होगा। लिहाजा अमित शाह ने खुद कर्नाटक कैंपेन का जिम्मा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्नाटक की राजनीति में कुल मिलाकर 5 बड़े चेहरे हैं, जिनके आधार पर जीत हार तय होनी है। इन चेहरों में कौन कौन है, अब वो देखिए। नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव वाले मोदी मैजिक के फिर चलने की उम्मीद है। खासकर बीजेपी को लगता है कि मोदी के मैदान में उतरते ही जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा, जिसका बड़ा और सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। मोदी 2 बार कर्नाटक का दौरा कर भी चुके हैं, लेकिन अभी घनघोर कैंपेन की शुरुआत नहीं हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की 28 में से 17 सीटें मिली थी। वोट शेयर के लिहाज से 42.4% रहा था। अगर वही वोटिंग पैटर्न दोहराया जाता है तो सिद्धरामैया का जाना लगभग तय है, लेकिन हालात में तेजी से बदलाव हो रहा है। 3 से 4 महीनों में ही ये बदलाव हुआ है। मोदी के बारे में आपने सुना, उनकी अहमियत भी जानी। अब नंबर 2 पर कौन है वो भी देख लीजिए। नंबर 2 पर है राहुल गांधी। गुजरात चुनाव के बाद राहुल अपनी इमेज बदलने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका 4था विधानसभा चुनाव है। इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कैंपेनिंग की थी, जहां पर पार्टी अपनी साख नहीं बचा पाई। लेकिन कर्नाटक का चुनाव उत्तर पूर्व से बिल्कुल अलग है। राहुल अगर कर्नाटक हारते हैं तो 2019 की लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी भी या नहीं, इस पर संदेह हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े राज्य वाली कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां नेता मानेगी, इस पर संदेह है। नंबर 1 और नंबर 2 के बाद अब नंबर 3 पर कौन है? 3 नंबर पर खुद सिद्धरामैया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर सरकार बचाने की चुनौती है। भाजपा उन पर करप्शन और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है, लेकिन अपनी सियासी कुशाग्रता से उन्होंने बीजेपी की नाक में दम भी कर रखा है। नंबर 4 पर कर्नाटक में अमित शाह का चेहरा है। दरअसल शाह को पता है कि कर्नाटक हारने का कितना बड़ा मतलब 2019 में निकाला जाएगा।
लिहाजा वो बीजेपी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने 16 केंद्रीय मंत्रियों, 24 सांसदों समेत 55 लोगों की एक टीम तैयार की है। एक एक सीट की रिपोर्ट आने के बाद 16 केंद्रीय मंत्रियों को 4-4 विधानसभा सीटों का जिम्मा दिया गया है। खुद महीनों में दूसरी बार राज्य के दौरे पर वो कर्नाटक में है। नंबर 5 पर कर्नाटक में येदियुरप्पा का चेहरा है। आज से 6 महीने पहले वो मानकर बैठे थे कि कांग्रेस सरकार जा रही है, लेकिन अब हालात उनके लिए थोड़े से टफ हो गए हैं। येदियुरप्पा को पता है कि कर्नाटक हारना का कितना बड़ा मतलब 2019 में निकाला जाएगा, लिहाजा वो बीजेपी को जिताने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार हैं वो। 1.5 साल में 2 बार पूरे कर्नाटक का दौरा भी कर चुके हैं। लिंगायतों में मजबूत पकड़ है, लेकिन किसी भी तरह की हार में उनकी खुद की सियासत दांव पर लगने की आशंका है। वहीं कर्नाटक में चुनाव की तारीख का आज ऐलान हो गया। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के आईटी सेल के हेड ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया ट्विटर हैंडल पर, जिसके बाद सवाल ये उठा कि चुनाव की तारीख लीक कैसे हुई। ये वही ट्वीट है जिसमें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने साफ साफ लिख दिया कि कर्नाटक में 12 मई को वोटिंग होगी। इस ट्वीट की टाइमिंग देखिए। ये ट्वीट 26 मार्च को रात 10:38 पर किया गया, यानी चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से 12 घंटे से भी ज्यादा पहले। चुनाव आयोग ने आज सुबह 11 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। इसी बीच 11:08 पर फिर से बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने रात वाले ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। इस वक्त तक मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कर्नाटक चुनाव की तारीख नहीं बताई थी। करीब 11:19 पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीख का ऐलान किया। Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. सवाल ये उठा कि अमित मालवीय को पहले से मतदान की सही तारीख कैसे पता थी। इस पर रावत ने क्या कहा वो सुनिए। But certain things may have leaked for which election commission will take appropriate action. जैसे ही रावत ने कार्रवाई की बात कही, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके तंज कसा कि बीजेपी सुपर चुनाव आयोग बन गई है। तो पहले डेटा लीक और उसके बाद अब डेट लीक को लेकर कंट्रोवर्सी। बहरहाल अब चलते चलते कल की बड़ी खबरें भी आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी से कल मिल सकती हैं ममता बनर्जी, जो कि दिल्ली में है इस वक्त। महात्मा गांधी हत्या मामले में दोबारा जांच पर अहम फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। सीलिंग के खिलाफ कल व्यापारियों का दिल्ली बंद है। वहीं हनीप्रीत को देशद्रोही माने जाने पर भी फैसला है। अन्ना के आंदोलन का 6वां दिन होने जा रहा है दिल्ली में। इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी।